हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में डिफरेंट थ्योरीज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। जिन थ्योरीज की हम बात करेंगे उनमें सबसे फर्स्ट है कास्ट थ्योरी, जिसको हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। सेकंड, फेमिनिस्ट थ्योरी, जिसको हम निवेदिता मेनन के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड, इंटरसेक्शनलिटी की थ्योरी, जो किम्बरले क्रेशा हमें बताएंगी। तो आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं इस पिक्चर के द्वारा। यहां पर एक व्यक्ति विकी हैं जो एक दलित कम्युनिटी से रिलेट करते हैं। वो मैनुअल स्क्वेजिंग कर रहे हैं और ये पिक्चर हाल ही के वर्षों की है। पर यहां यह समझना बड़ा जरूरी है कि 1991 में इंडिया में मैनुअल स्क्वेजिंग बैन हो चुकी है। तो आखिर फिर क्यों ऐसे इंसिडेंट अभी भी हमारे सामने आते हैं? अगर आप इसे डीपली समझेंगे, सोचेंगे, तो पाएंगे इसका एक बड़ा रीजन है कास्टिज्म। तो आइए समझते हैं कि कास्टिज्म होता क्या है। तो इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पर्सपेक्टिव को देखते हैं। उनका मानना है जब हम किसी सोसाइटी को डिफरेंट खांचों में, क्लास में, वर्गों में बांट देते हैं, है ना, तो एक फिक्स्ड एंड डेफिनिट यूनिट में एक तरह से कट कर देते हैं, आर्टिफिशियल चॉपिंग ऑफ जिसको वो बोलते हैं, तो उससे उस समाज में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक जाति से दूसरी जाति का रिलेशन उतना बेहतर, उतना अच्छा नहीं हो पाता। एक ही जाति के लोग मैरिजेस अपनी ही जाति में करते हैं, उनके ज्यादा बेहतर रिलेशन वहां होते हैं, तो उस सोसाइटी में हार्मनी एस्टेब्लिश नहीं हो पाती। इसकी एक वजह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते हैं कि हमारे यहाँ पर जातिगत तौर से जो हमारी सोसाइटी का विभाजन है, जिसमें एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में डिवाइड होते हैं, जिसको वो मानते हैं कि एक डिसीज के तौर पर ये सोसाइटी को अफेक्ट करती है। इसकी जगह अगर हमारी वैल्यूज हो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, तो हमारे समाज में कहीं ज्यादा बेहतर हार्मनी होगी। आइए अब हम समझते हैं कि आखिर इसके सॉल्यूशन के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या बताते हैं। तो उसमें अफर्मेटिव एक्शन आते हैं। अफर्मेटिव एक्शन आखिर होते क्या हैं? ये एक इस तरह की पॉलिसी और प्रैक्टिस होते हैं जो सोशली और हिस्टोरिकली जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनको जो सहायता और फायदा पहुंचाने के लिए हम पॉलिसी के रूप में, कानून के रूप में उनको देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल रिजर्वेशन भी होता है। अक्सर लोग इसको थोड़ा गलत सेंस में समझ लेते हैं, लेकिन एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए। 1 किलोमीटर की दौड़ है, एक व्यक्ति पैदल दौड़ रहा है, एक व्यक्ति बाइसिकल पर है और एक व्यक्ति बाइक पर है। तो बताइए कौन सबसे पहले पहुंचेगा? ऑब्वियस है, आप बताएंगे कि बाइक वाला उस रेस को जीत जाएगा। इसका एक अर्थ यह भी है कि समाज में जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे वो बाय डिफॉल्ट अच्छी स्थिति में है। इसी के लिए अफर्मेटिव एक्शन भी यही करते हैं कि समाज में जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर उनको अतिरिक्त सहायता हम दे देते हैं रिजर्वेशन के द्वारा, तो वो डिसएडवांटेज ग्रुप को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हमने समझा यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कास्ट में किस तरह से पावर थ्योरी को समझाने की कोशिश की। अब आइए जरा समझते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी क्या कहती है। तो फेमिनिस्ट थ्योरी को समझने के पहले हम एक एनालिसिस करते हैं इस पॉलिटिकल मैप का, जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन का है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 284 विमेन ने यहां पर कंटेस्ट किया, जिसमें मात्र 78 विमेन जीत कर आई। और उसमें भी इंटरेस्टिंगली ये बात है कि 78 विमेन में लगभग 32% विमेन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ऑलरेडी एस्टेब्लिश, जिनकी आइडेंटिटी थी, उनकी रिलेटिव्स थी या उन परिवारों से आती थी जो काफी समर्थ थे। तो इसका एक मतलब ये हुआ कि विमेन की स्थिति भारतीय समाज में बहुत बेहतर तो नहीं है। अगर 543 में से मात्र 78 महिलाएं ही अभी भी जीत पा रही हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसे निवेदिता मेनन के पर्सपेक्टिव से। निवेदिता मेनन मानती हैं कि किसी भी विमेन
के साथ जो इनइक्वालिटी होती है, जो उसको बराबर हक नहीं मिलते हैं, वो इंडिविजुअल बिहेवियर या इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेस का मामला नहीं होता है, बल्कि ये मामला होता है उस पूरी सोसाइटी में एक डिवीजन का। और वो डिवीजन होती है पावर के आधार पर, और उस पावर की डिवीजन में अहम रोल अदा करती है पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी। तो इसी बात को निवेदिता मेनन इस तरह से हमें बताती हैं कि सिंपल हायरार्की दरअसल सोसाइटी में वर्क नहीं करती हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि किसी भी सोसाइटी में मेल्स के पास बाय डिफॉल्ट अधिक पावर्स होती हैं, वो निर्णय लेने में कहीं ज्यादा सक्षम होते हैं, उनके पास राइट्स अधिक होते हैं। और अगर हमें इस इनइक्वालिटी की स्थिति को समाप्त करना है तो हमें इक्वल राइट्स फीमेल्स को भी देने होंगे, उस पूरे सोशल स्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। ये बात थी निवेदिता मेनन की फेमिनिस्ट थ्योरी जो उन्होंने पावर के बारे में दी। आइए अब जरा समझते हैं थर्ड थ्योरी को, लेकिन उसको समझने से पहले एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मारिया एक विमेन है जो एक सिंगल पेरेंट भी हैं, वो जेनिटर के रूप में कार्य करती हैं, उन्हें मिनिमम वेजेस मिलते हैं। ऐसे में उनको जो वेजेस मिल रहे हैं वो उनके डेली के खर्चों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो मारिया एक जेंडर के रूप में उसकी एक सोशियो इकोनॉमिक एक स्थिति है। अगर हम इन सभी को इंटरसेक्ट यानी कि कंबाइन कर दें तो हमें एक अलग ही स्थिति सामने आती है कि कैसे कोई भी महिला किसी भी समाज में कितनी खराब स्थिति में हो सकती है। इन्हीं बातों को किम्बर्ले क्रेशा बहुत डीपली एनालाइज करती हैं। वो ये मानती हैं कि इंटरसेक्शनलिटी दरअसल एक प्रिज्म या एक लेंस है जिसके द्वारा हम किसी सोसाइटी को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और उसमें वो पॉइंट वाइज ये समझाती हैं कि किसी भी समाज में कोई एक सिंगल आइडेंटिटी किसी पर्सन की नहीं होती है, अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंडर के आधार पर मेल या फीमेल हो सकती है, इकोनॉमिक स्थिति या तो वो अमीर हो सकते हैं या गरीब भी हो सकते हैं, जाति के आधार पर सो कॉल्ड अपर जाति से हो सकते हैं या फिर SC ST भी हो सकते हैं। तो उनकी ये स्थिति जो होती है एक यूनिक एक्सपीरियंस जनरेट करती है, और ये यूनिक एक्सपीरियंस हमें दिखाता है कि कितने कॉम्प्लेक्स पावर डायनामिक्स किसी सोसाइटी में होते हैं। अगर हमें किसी भी सोसाइटी को इंक्लूसिवली डेवलप करना है तो हमारी अप्रोच भी इंक्लूसिव होना जरूरी है, ताकि सभी को इक्वल राइट्स मिल सके और पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो ये था किम्बर्ले क्रेशा के द्वारा इंटरसेक्शनलिटी। आइए अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। देयर आर टू वेज, जिसमें एक है हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर। इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट की 3 ब्रांचेस में, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी आती है, उनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके द्वारा पावर मेंटेन होती है, चेक एंड बैलेंस की अच्छी स्थिति बनती है और पावर का मिसयूज भी बचता है। एक दूसरा तरीका जो होता है उसको हम वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। इसके तहत एक ही ब्रांच में ऊपर से नीचे पावर जो होती है वो ड्राइव होती है। इसके तहत हम देख सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, और उसके आगे भी एक लेवल होता है जिसको हम म्युनिसिपल काउंसिल या फिर गांव में पंचायत कहते हैं। उनके अलग अलग रोल क्लियर होते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर। तो हमने डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पावर आज देखी। अब बारी आती है आपके टास्क की। कंपेयर और कंट्रास्ट कीजिएगा इन तीनों थ्योरीज को कि कैसे ये पावर को डिफाइन करती हैं, इनइक्वालिटीज को शो करती हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को पावर के संबंध में बेहतर करती हैं। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।